गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 17। इसमें कुल 10 क्वेश्चन हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखें। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। यहाँ पे ऊपर दिए हुए क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या सही है। इसमें पहला कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला की खोज लियांग टेडांग्स गुफा में की गई थी। दूसरा कह रहा है लियांग टेडांगे गुफा इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर स्थित है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखें उससे पहले आप इस चैनल को टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर लिए, जिससे आपको पीडीएफ मिलता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के अनाज निर्यात के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत के कुल अनाज निर्यात में चावल गेहूँ के निर्यात की संयुक्त हिस्सेदारी 95% से अधिक है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत से नेपाल में वर्ष 2019-20 में गेहूं और गैर बासमती चावल के प्रमुख निर्यातकों में से एक रहा है। मतलब दूसरा कथन ये कह रहा है कि भारत नेपाल में सबसे ज़्यादा गेहूं और गैर बासमती चावलों का निर्यात किया है भारत ने। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है ए, उनका बिल्कुल सही है। यहाँ पे कुछ ब्यौरा दिए हुए हैं फैक्ट, जिनको आप देख सकते हैं। भारत विश्व में अनाज का सबसे बड़ा निर्यातक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है, ये फैक्ट है। दूसरा कथन इसमें फैक्ट ये है कि महत्वपूर्ण अनाजों में जैसे गेहूँ, धान, सोरगम, जुआर मतलब बाजरा भी कहते हैं, जौ, मक्का आज शामिल है। 2018-8 में भारत ने कुछ प्रतिबंध लगा दिया था। क्यों प्रतिबंध लगा था? घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए, जिनमें चावल गेहूँ आज शामिल थे। लेकिन वर्तमान में वैश्विक मांग बढ़ने की परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने इस प्रतिबंध को हटा दिया है। और अतः इस समय निर्यात जो हो रहा है, कुल निर्यात में चावल जो बासमती और गैर बासमती है, इसका कुल निर्यात में 95.7% योगदान है। किसका? तो चावल जो है अकेले इसका, मतलब इसमें बासमती और गैर बासमती दोनों सम्मिलित है। इस 95.7% इसका अकेले ही निर्यात होता है। और अन्य चीज़ें देखें तो उसमें गेहूँ सहित अन्य अनाजों को जोड़ें तो वो केवल 4.3% ही हैं जो निर्यात में सम्मिलित हैं। अगर यूँ कहें तो चावल अकेले 95.7% अकेले चावल ही है, और गेहूँ के साथ साथ अन्य जो अनाज हैं वो 4.3% है। उनकी हिस्सेदारी 4.3% ही है। और दूसरा फैक्ट इसमें देखें तो भारत से गेहूँ का अधिकांश निर्यात किया जाता है तो किसको? सबसे ज़्यादा नेपाल को किया जाता है, उसके बाद बांग्लादेश, यूएई, फिर सोमालिया है। अन्य चीज़ें देखें तो गैर बासमती चावल का अधिकांश निर्यात नेपाल में किया जाता है, बेनिन में किया जाता है, संयुक्त अरब अमीरात में किया जाता है और सोमालिया में। और बासमती चावल का अधिकांश निर्यात कहाँ किया जाता है? तो ये ईरान, सऊदी अरब और इराक, संयुक्त अरब अमीरात। इसमें याद रखिएगा, अगर बासमती चावल की बात की जाए तो इसमें नेपाल का नाम नहीं आता है, क्योंकि गैर बासमती चावल नेपाल में निर्यात किया जाता है, न कि बासमती। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा क्वेश्चन में। जबकि यहाँ पे था कि भारत ने नेपाल में वर्ष 2020 में 19-20 में गैर बासमती, इसलिए ये सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है इस इंडेक्स में किसी पासपोर्ट को इस आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है कि पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीजा के कितने देशों की यात्रा कर सकता है। दूसरा कह रहा है सिंगापुर और दक्षिण कोरिया क्रमशः सर्वश्रेष्ठ, मतलब सिंगापुर सर्वश्रेष्ठ है और दक्षिण कोरिया सबसे खराब प्रदर्शन हो रहा है। तो इसमें बताना कौन सा सही नहीं है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर चयन कर लिया है। जिन लोगों ने इसमें दूसरे को गलत माना है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें दो गलत है। जापान सबसे प्रमुख रहा है और सीरिया, इराक, अफगानिस्तान नीचे से टॉप करने वाले राष्ट्र हैं। देखें यहाँ पे अगर भारत को कितना रैंक मिला है तो 85 स्थान मिला है। 58 स्कोर के साथ 85वें स्थान पर रहा है भारत 2021 में। अगर 20 में देखें तो भारत 84वें स्थान पर था। 19 में देखें तो 82वें स्थान पर। तो भारत धीरे धीरे गिरता गया है इसका रैंकिंग। अन्य चीज़ें देखें तो इसका मतलब ये होता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इसलिए इस आधार पर रैंकिंग दी जाती है कि अगर आप अपने देश से जा रहे हैं दूसरे देश में, पहले आपके पास वीज़ा नहीं है, आप जाके सीधे एयरपोर्ट पे वीज़ा ले सकते हैं। अगर आपको वीज़ा मिल जाती है तो इसके हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। मतलब यूँ कहें तो जापान जो था, जापान को के नागरिकों को डायरेक्ट जाने के बाद उनको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं थी। पूर्व में वीज़ा लेने की जाकर उनको एयरपोर्ट पर ही वो वीज़ा ले सकते हैं। 191 देशों में वो जाकर सीधे ले सकते हैं। तो यूँ तो ऐसे में अगर देखें हम तो ये पहले स्थान पर है जापान। कुछ अन्य फैक्ट देखें तो इसे कब लॉन्च किया गया था? 2006 में लॉन्च किया गया था। इसमें कितने पासपोर्ट शामिल किए गए? तो 199 पासपोर्ट शामिल किए गए हैं। तो जापान के जो देश हैं, जापान के नागरिक हैं, 199 देशों में 191 देशों में जाने के लिए उनको पासपोर्ट के पहले वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए वो पहले स्थान पर है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हमने अभी डिस्कस कर लिया, थीम पे ही था। तो इसका आंसर जिन लोगों ने भी लगा रखा था इसमें ए, उनका बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पुरातत्वविदों ने इंडोनेशिया में
इंडोनेशिया में विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला मतलब यहाँ पे केव आर्ट की खोज की है, जो कि 45,500 वर्ष पुरानी है। यहाँ पे एक जंगली सुअर के चित्र मिला हुआ है, तो इसलिए ये ज़्यादा न्यूज़ में था। काफ़ी पुराना है, विश्व का सबसे पुराना माना जा रहा है। सुलावेसी द्वीप पर पाया गया है ये। सुदूर घाटी में लियांग टेडोंग्स गुफा में पाया गया। लियांग टेडोंग्स आप याद रखिएगा, यहाँ पे सुलावेसी द्वीप है और इंडोनेशिया के द्वीप पे पाया गया। इतने फैक्ट थे यहाँ पे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कह रहा है अब तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से पद से नहीं हटाया गया। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। इसमें जिन लोगों ने ए लगाया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका में देखें तो अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग के माध्यम से उनको हटाया नहीं गया। अभी ट्रंप पे महाभियोग चलाया जा रहा है, लेकिन उनको भी हटाया नहीं गया है। अगर देखें भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में मतलब ऊपरी सदन या निम्न सदन किसी में भी शुरू की जा सकती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन इसमें सही थे। यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हुए देख सकते हैं, जैसे कि अमेरिका में अब तक जो महाभियोग की प्रक्रिया है डोनाल्ड ट्रंप पर 2019 में चलाई गई थी, बिल क्लिंटन पे 1998 में चलाई गई थी और एंड्रयू जॉनसन पे 1886 में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में चलाई गई थी, महाभियोग चलाया गया था। लेकिन इनको सीनेट से मुक्ति मिल गई थी, सीनेट में बिल पास नहीं होने के कारण इनको बच गए थे ये लोग। तो अमेरिकी राष्ट्रपति को अब तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से नहीं हटाया गया। अगर भारत की स्थिति में देखें तो भारत में राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही स्थिति पर ही हटाया जा सकता है। साथ ही भारतीय संविधान के उल्लंघन के अर्थ को परिभाषित नहीं किया गया है, ये नहीं स्पष्ट किया गया कि किस तरह का उल्लंघन हुआ है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में शुरू की जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कह रहा है सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है, गृह मंत्री द्वारा की जाती है। दूसरा कथन कह रहा है महत्वपूर्ण नियुक्तियों, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों, भारत के रक्षा व्यय से संबंधित प्रमुख फैसले सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति मतलब CCS द्वारा किया जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है। जिन लोगों ने इसमें लगा रखा है केवल 2, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर देखें तो यहाँ पे गृह मंत्री जो दिया है ये प्रधानमंत्री होते हैं, न कि गृह मंत्री। बाकी दूसरा कथन सही है। यहाँ पे ये महत्वपूर्ण निर्णय सारे CCS ही लेता है, मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पर यही लेते हैं, सुरक्षा मामलों के मंत्री ही लेते हैं। अब देख लें ये क्यों न्यूज में था। तो अभी यहाँ पे 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमान LCA को अधिग्रहण की मंजूरी दे दी गई है, जो कि कितनी गई है 48,000 करोड़ का। इसलिए CCS न्यूज में था, क्योंकि अभी इसने मंजूरी दिया है। CCS की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करते हैं। ये महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, भारत के रक्षा व्यय से संबंधित प्रमुख फैसले लेता है कौन, मंत्रिमंडल समिति। सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल समिति ही महत्वपूर्ण निर्णय लेती है, जो कि अभी निर्णय लिए कि 48,000 करोड़ के 83 CCA कह रहे हैं सॉरी, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेने के लिए अधिग्रहण के लिए मतलब इसको पारित किया गया है और मंजूरी दे दी गई है। तो इसलिए न्यूज में था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिमालय भारत के भूकंप जोनिंग मानचित्र पर 5वें नंबर पर आता है, मतलब 5 नंबर के जोन क्षेत्र में इसको रखा गया। दूसरा कथन कह रहा है हिमालय का सिंधु सिवनी क्षेत्र विवर्तन के रूप से निष्क्रिय क्षेत्र में आता है। बताइए इनमें से कौन सा सही है। इसमें जिन लोगों ने 2 लगा रखा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी तक माना जा रहा था कि ये जो सिंधु सिवनी क्षेत्र है ये निष्क्रिय क्षेत्र में आता है, लेकिन वर्तमान में अध्ययन में पाया गया है कि 78,000 से 58,000 वर्ष पूर्व से सक्रिय है, ये सक्रिय क्षेत्र में आ रहा है। ये कैसे अध्ययन किया गया, तो ऑप्टिकल स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस तकनीक के द्वारा ये किया गया अध्ययन। ऑप्टिकल स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस तकनीक के माध्यम से किया गया, जिसमें पाया गया कि ये पहले विवर्तन की बंद या विवर्तन के रूप से निष्क्रिय क्षेत्र माना जाता है, लेकिन अब अध्ययन में पाया गया तो एक सक्रिय रूप में है। यहाँ भूकंपीय पर्वतीय श्रृंखलाओं का विकास के माध्यम से यहाँ पे मतलब भूकंप आ सकते हैं इन क्षेत्रों में। ये कौन से संस्था ने किया है, तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून ने सिंधु सिवनी जोन को लद्दाख के बारे में जानकारी दी कि सिवनी क्षेत्र हिमालय सबसे ऊपरी क्षेत्र है, ये याद रखिएगा। और ये मतलब विवर्तन के निष्क्रिय क्षेत्र से ये सक्रिय क्षेत्र में डाल दिया गया इसको। और एक फैक्ट और याद रखिए, पहले 5 था जोन, लेकिन 1 नंबर वाले जोन को हटा दिया गया, अब 2, 3, 4, 5 शुरू कर दिया गया। और जो हमारा यहाँ पे देखा हिमालय जो आता है ये 5 में आता है, हिमालय रीजन है तो जोन 5 में आता है। तो ये सारे फैक्ट थे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कौन क्षेत्र किस जोन में आता है। तो हम देखें तो यहाँ पे जो जोन 5 के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे गुजरात के थोड़े से कच्छ वाले रीजन आते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन आते हैं,
उत्तराखंड के रीजन आते हैं, हिमाचल प्रदेश के कुछ रीजन आते हैं, जम्मू कश्मीर के कुछ रीजन आते हैं यहाँ पे, और थोड़े से सिक्किम वाले, सिक्किम के नीचे मतलब नेपाल वाले रीजन में आते हैं। नेपाल यूँ कहें तो हमारा हो जाएगा वेस्ट बंगाल का रीजन, और कुछ बिहार का रीजन हो जाएगा, ये 5 में आते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 4 में कौन कौन आते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के रीजन हो गए, मध्य प्रदेश के रीजन हो गए, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल के रीजन, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के रीजन हो गए, उड़ीसा के हो गए, छत्तीसगढ़ के रीजन हो गए, ये सारे आते हैं। आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। जो 5 में आते हैं वो हाई रिस्क जोन होते हैं यहाँ पे, जो 4 में आते हैं वो हाई, मतलब जो 5 में आते हैं वो वेरी हाई रिस्क होता है, जो 4 में आते हैं वो हाई रिस्क होते हैं, जो 3 में आते हैं वो मॉडरेट होते हैं, और जो 2 में आते हैं वो लो रिस्क होते हैं। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर हैं। अब यहाँ पे अन्य क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 मीटर टेलीस्कोप TMT के संदर्भ में बताना कौन सा कथन सही है। यह मतलब पहला कह रहा है कथन, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य संयुक्त परियोजना है TMT। दूसरा कह रहा है TMT को हवाई द्वीप में स्थापित किया जा रहा है। तीसरा कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। इनमें से जिन लोगों ने 2 लगाया है, मतलब सी लगाया है, 2 और 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि ये संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के साथ तो है ही, लेकिन इसमें और भी देश हैं। जैसे कि इसमें हम देखें तो चीन सम्मिलित है, जापान सम्मिलित है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सम्मिलित है यहाँ पे, कैलटेक मतलब कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय कैलटेक वो सम्मिलित है, कनाडा सम्मिलित है, जापान सम्मिलित है, चीन है, और भारत भी सम्मिलित है। तो इतने सारे यहाँ पे संस्थाएं सम्मिलित हैं। यहाँ पे USA नहीं है, USA का नाम यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है, USA इसमें सम्मिलित नहीं है, तो आप याद रखिएगा USA नहीं इसमें सम्मिलित है। और अन्य चीज़ें देखें तो यहाँ पे भारतीय जो हमारे वहाँ प्रौद्योगिकी विभाग है, भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, उसका परमाणु ऊर्जा विभाग, ये सब सम्मिलित हैं इसमें। इसका उद्देश्य क्या है, तो ब्रह्मांड के जो गहन रहस्य है, मिस्ट्री जो है, उनका पता लगाना और अंतरिक्ष में इसके मतलब देखने निगरानी करने के लिए हवाई द्वीप पर इसको स्थापित किया गया है। मोनाकिया एक द्वीप है जो कि मोनाकिया में स्थापित किया जा रहा है, हवाई द्वीप का एक छोटा सा भाग है मोनाकिया, वहाँ पे 30 मीटर का विशालकाय दूरबीन स्थापित किया जाएगा, जिसको TMT के नाम से 30 मीटर टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता है। ये पृथ्वी से लगभग 13 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मांड में धुंधली और सबसे अधिक दूर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए इसको TMT को स्थापित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में दूरबीन से जुड़े उपकरणों से संबंधित जो भी चीज़ विकसित किए गए हैं, तो भौतिक विज्ञान में जिनको 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, मतलब एंड्रियो घोष ने और भारतीय खगोलविद के साथ मिलकर के इस पे काम किए हैं, किस पे, दूरबीन के उपकरण विकसित करने में एंड्रियो घोष और भारतीय खगोलविदों ने दोनों ने मिलकर के विकसित किया इसको। कुछ अन्य फैक्टर देखें तो जो अभी तक जो भारत में है टेलीस्कोप, सबसे बड़ा टेलीस्कोप 3.6 मीटर रेडी का है, लेकिन विश्व में 8 से 10 मीटर टेलीस्कोप, 8 से 10 मीटर के टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है। जो TMT है विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। ये सारी चीज़ें फैक्ट थे। अब अगला क्वेश्चन बताइए, इनमें से कोड का सही चयन करना है। कह रहा है वैभव शिखर सम्मेलन विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, भारत को जानो प्रोग्राम DRDO द्वारा शुरू किया गया, वज्र फैकल्टी योजना इसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया, प्रारंभ किया गया है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। जिन लोगों ने इसमें लगा रखा है 3, उनका बिल्कुल सही है। भारत को जानो प्रोग्राम विदेश मंत्रालय ने शुरू किया है, और वैभव शिखर सम्मेलन DRDO ने शुरू किया गया है। अब इनके उद्देश्य क्या हैं, तो उनको इनके उद्देश्यों को समझने के लिए आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं। वैभव शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है प्रवासी भारतीयों एवं देश के वैज्ञानिकों शिक्षाविदों को एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है। जो वैभव शिखर सम्मेलन है प्रवासी भारतीयों एवं देश के वैज्ञानिक शिक्षाविदों का एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है। इसको जो संचालित कर रहा है, इसमें बहुत सारे संस्थाएं हैं, जैसे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, शैक्षणिक संगठन का एक संयुक्त प्रयास है, जिसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग तो हमने देखी थी, और DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन दोनों शामिल हैं। तो आप ये फैक्ट याद रखिएगा। और दूसरा देखें तो जानो भारत को जानो नो इंडिया प्रोग्राम, ये इसलिए चलाया गया है कि भारतीय मूल के जो विदेशी युवा हैं, मतलब 18 से 26 वर्ष के आयु के बीच के जो लोग हैं, उन प्रतिभागियों को उन्हें भारत में परिचालित, उनको आकर बुलाना है भारत में, और भारतीय जीवन, हमारी संस्कृति, विरासत, कला के बारे में उनको विभिन्न पहलुओं को से परिचित कराना है, ताकि वो इसके बारे में समझ सके। ये एक्सटर्नल मिनिस्ट्री चला रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर चला रहा है, मतलब विदेश मंत्रालय। अगर वज्र देखें तो विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च, वज्र जो फैकल्टी ये कौन चला रहा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय चला रहा है। विदेशों में रह रहे भारतीय अनुसंधानकर्ताओं और भारतीय संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में काम करने के लिए उनको आकर्षित करने का अवसर प्रदान करना है। मतलब जो भी सरकारी संस्थान है उनमें काम करने के लिए इनको NRI, PIO, OPI और OCI विदेशी वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को आकर्षित करने के उद्देश्य से वज्रयान चलाया गया। तो ये सारे फैक्ट थे। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्वर्ण जयंती फेलोशिप के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई एक फेलोशिप योजना है, जो युवा वैज्ञानिकों को
वित्तीय सहायता प्रदान करती है। दूसरा कथन कह रहा है योगदान के क्षेत्र में इंजीनियरिंग, भौतिकी और पृथ्वी विज्ञान सम्मिलित हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। इसमें जिन लोगों ने सी लगा रखा है उनका बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये प्रारंभ किया गया है पृथ्वी, इसको प्रारंभ किया गया, देखिए यहाँ पे स्वर्ण जयंती, पहली बात तो इसको फैक्ट समझ लीजिए कि इसको जो हम स्वतंत्रता के 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 1997 में फेलोशिप का गठन किया गया था। और ये फेलोशिप क्यों शुरू किया गया था? इसलिए कि इंजीनियरिंग, भौतिकी, रसायन, गणित और पृथ्वी वायुमंडलीय विज्ञान, जीव विज्ञान में के क्षेत्र में शोधकर्ताओं को योगदान को प्रोत्साहित किया जा सके। इसमें जो लोग चयनित होते हैं उनको 25,000 रुपये प्रतिमाह फेलोशिप 5 वर्षों तक प्रदान की जाती है। वैज्ञानिकों को उनके वेतन के अतिरिक्त अगले 5 वर्षों के लिए 5 लाख रुपये का वार्षिक शोध अनुदान भी दिया जाता है। इस 25,000 के अतिरिक्त उनको 1 लाख मतलब 5 लाख रुपये 1 साल के लिए प्रदान किया जाता है वार्षिक रूप से, उनके अनुसंधान के उद्देश्य से। कुछ और चीज़ें देख लें तो स्वर्ण जयंती फेलोशिप जो है प्रभावशाली युवा वैज्ञानिकों के लिए एक वैज्ञानिक विशिष्ट फेलोशिप योजना है। मतलब ये एक तरह का सरकार की सहायता राशि है जो युवा वैज्ञानिकों को उनकी रुचि और विशेषज्ञता के अनुसार मुक्त शोध को, मतलब स्वतंत्र रूप से वो शोध को बढ़ा सके, मतलब शोध को अपने आगे बढ़ा सके, इसके लिए वित्त पोषण करती है, सहायता करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में बताना है, डीपीएसपी के बारे में बताना है। पहला कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 38 का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों की शैक्षणिक एवं आर्थिक सहायता को बढ़ावा देना है। दूसरा कथन कह रहा है अनुच्छेद 47 राज्य लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देता है, जो अनुच्छेद 47 है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। जिन लोगों ने सी लगा रखा है, सही पूछा है ना, जिन लोगों ने इसमें डी लगा रखा है उनका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दोनों सेंटेंस यहाँ पे गलत हैं। अगर देखें तो डीपीएसपी के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी का प्रोविजन किया गया, जिसमें अनुच्छेद 38, 41, 46, 47 का संबंध यूँ है कि 38 कहता है, संविधान अनुच्छेद 38 ये कहता है कि राज्य जो होगा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा, अनुच्छेद 38 कहता है। अनुच्छेद 41 कहता है कि आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमा के तहत बेरोजगार, वृद्ध एवं बीमार, विकलांग के मामले में शिक्षा, सार्वजनिक सहायता एवं काम का अधिकार प्रदान करेगा राज्य। तो अनुच्छेद 41 ये चीज़ कहता है। अनुच्छेद 46 कहता है अनुसूचित जातियों में अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा राज्य। अनुच्छेद 47 कहता है कि पोषण के स्तर एवं जीवन स्तर को बढ़ाने एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए एक कर्तव्य के रूप में इस व्यवस्था की स्थापना करता है, कि राज्य का एक कर्तव्य होगा कि वो पोषण स्तर एवं जीवन स्तर को बढ़ाए एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य का एक कर्तव्य है कि वो उनको सुधारे, व्यवस्थित करे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों यहाँ पे गलती था। अगर हम देखें तो अनुच्छेद 47 जो यहाँ कह रहा है कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कल्याण की बातें किस में की गई हैं। कल्याण की बातें न कि इसमें की गई हैं, इसमें की गई हैं कि यहाँ देखिए आप 41 जो कह रहा है कि उनके विकलांगता को बढ़ावा देगा। आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं, वही चीज़ें एक्सप्लेन की गई। कल्याण 38 में करता है और यहाँ पे क्या कह रहा था 47 में, जबकि 47 कहता है, 47 वाले मतलब इन दोनों को पलट दिया गया था। 47 कहता है कमजोर वर्ग के लिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं 47 यहाँ पे देखिए पोषण स्तर, जीवन स्तर को सुधारेगा। तो ये इसमें सारी चीज़ आप देख लीजिएगा। कमजोर वर्ग के लिए 46 कहता है, यहाँ पे देखिए 46 कमजोर वर्ग के लिए कहता है, जबकि यहाँ पलटा हुआ था, पलट दिया गया था। तो आपको समझ में आएगा 46 कहता है अनुसूचित जाति और कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक सहायता को बढ़ावा देगा। तो आप एक बार दोनों को देख लीजिएगा। 38 कहता है कि कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। 41 कहता है कि आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमा, बेरोजगारी, वृद्धि, बीमारी एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, सार्वजनिक सहायता एवं काम का अधिकार प्रदान करेगा। 41 कहता है। 46 कहता है कि अनुसूचित जाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों के लिए बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 47 कहता है कि पोषण स्तर, जीवन स्तर और बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करेगा राज्य, ये उसका कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 47 कहता है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। इस सीरीज देखने के लिए धन्यवाद।